Hi everyone. So today we will discuss the activated complex theory. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी होता क्या है? देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पहले ये समझते एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आखिरकार होता क्या। देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक इंटरमीडिएट नहीं है, ये बात याद रखना है, वो एक इंटरमीडिएट नहीं है, इट इज अ मॉलिक्यूल। देखो जो कुछ रिएक्शन होगा, मतलब जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जब उनके बीच केमिकल रिएक्शन होता है तो उन बीच के प्रोसेस में ये फॉर्म होता है, ठीक है, तो इसको हम इंटरमीडिएट नहीं बोलेंगे। देखो ये क्या बोला, इट इज अ मॉलिक्यूल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड और फॉर्मिंग ए बॉन्ड, ठीक है। जो ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ प्रोसेस रहता है केमिकल रिएक्शन में, क्या होता है, कुछ बॉन्ड ब्रेक होता है, कुछ बॉन्ड फॉर्म होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस में ये फॉर्म कभी फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मींस ये स्टेबल नहीं है, किसके, क्योंकि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है ये एक्टिवेट होकर रहेगा, ठीक है। मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नॉट स्टेबल बिकॉज इट एग्जिस्ट एज ए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हमें पता है जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो आयरिंग एंड अदर, इसको हम आयरिंग थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। आयरिंग एंड अदर, आयरिंग भाई साहब एंड अदर डेवलप ए क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, इसको आप बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और एब्सोल्यूट रेट थ्योरी और आयरिंग इक्वेशन, ठीक है। बेस्ड ऑन द assumption that there exists equilibrium between reactant and activated complex and that product obtained by decomposition of activated complex, इन्होंने एज्यूम कर लिया। देखो कोई भी थ्योरी बिना एजम्पशन के नहीं होता है, ठीक है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के लिए आयरिंग भाई साहब थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कुछ एजम्पशन कर लिया। उन्होंने बोला मान लो ए से बी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, लेकिन ए बीच में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ए जो रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, एंड सी डिकम्पोज होके, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होके हमारा बी दे रहा है, मतलब प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। तो इन भाई साहब का एजम्पशन ये था, ठीक है, ठीक है। तो देखो ऐसा हो गया, ठीक है, ए एंड बी था, ठीक है, ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दिया, उसके साथ उन्होंने बोला जो रिएक्टेंट है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के साथ क्या है, इन इक्विलिब्रियम में, ठीक है भाई साहब, आपका बात मान लिया इक्विलिब्रियम है, देन ये डिकम्पोज होकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमारा प्रोडक्ट देता है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। एक्स क्या होगा हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, किसके, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो जो रिएक्शन का रेट, उन्होंने कहने का मतलब ये तो हो गया, फिर इसका जो रेट होता है वो हमारा मतलब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक स्टार था ऐसा कुछ, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का रेट एंड इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन के ऊपर डिपेंड कर गया, ठीक है। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो पहला क्या, टू फैक्टर आ गया, एक आ गया फ्रीक्वेंसी, एक आ गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले फैक्टर देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, सिंस रिएक्टेंट्स आर इन इक्विलिब्रियम विथ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो वी मे कैरेक्टरिस्टिक्स, वी मे कैरेक्टराइज इक्विलिब्रियम विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे लिख सकते हैं हम, अगर मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो कैसे होगा, ये होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये ए एंड बी के साथ इक्विलिब्रियम में था तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, ठीक है, समझ में आ गया इतना तक। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये जो है ये may be determined by using the ideas of thermodynamics and statistical mechanics। अच्छा, thus the concentration of X star is given by, क्या है सर फिर, तो, हाँ यह तो पता चल गया X star इक्वल टू K star AB, ठीक है। देन ये था हमारा पहला फैक्टर, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू K star AB, फिर बाद में निकालेंगे K का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। दूसरा क्या था, दूसरा फैक्टर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें पता है E इक्वल्स टू H न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन, ठीक है। E वाइब्रेशन है इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इसको KBT, ठीक है, ये आपने
क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ई वाइब्रेशन इक्वल्स हो गया केबीटी, केबी क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं हमने पढ़ा ई इक्वल्स टू एच न्यू, ई वाइब्रेशनल इक्वल्स टू हमने पढ़ा केबीटी, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम हो गए, ये दोनों को सेम लिख सकते हैं, एच न्यू इक्वल्स टू केबीटी, ठीक है, केबीटी। तो केबी इक्वल्स टू क्या है हमारा, केबी इक्वल्स टू आर बाई एन ए, ठीक है। तो आर क्या, एन ए क्या है, एवोगाड्रो नंबर, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारा जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट वो आर बाई एन है, ठीक है। तो आर है, आर हो गया हमारा आइडियल गैस कांस्टेंट बा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और एन है हमारा एवोगाड्रो नंबर। तो अब लिख सकते हैं, तो हमारा क्या आएगा, एच न्यू इक्वल्स टू क्या आया था, आर बाई एन ए टी, ठीक है। न्यू इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं आर बाई टी एन एच। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, फिर आर इक्वल्स टू, देखो टू फैक्टर, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया, यहां लिखते हैं आर इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन आ गया, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन के स्टार ए बी, एंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या आएगा, आर टी बाई एन एच, ठीक है। तो इसको अगर अच्छे से लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं ना, आर इक्वल टू के स्टार आर टी डिवाइड बाई एन एच इंटू ए बी, ठीक है। एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। अरे ये बोल साथ तो बोल रहे एच 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 क्या है, एच हो गया हमारा क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन अबव इक्वेशन विथ एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड रेट लो, एक्सपेरिमेंटली हमारे रेट लो क्या मिला था, ये तो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारा आयरिंग भाई साहब का एजम्पशन था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें क्या पता है, अगर ए बी प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, ए बी प्रोडक्ट दे रहा है, तो उसका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लो क्या होता है हमारा, आर इक्वल्स टू के इंटू ए बी, ठीक है, के रेट कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन आयरिंग भाई साहब तो उसको बदल दिया, तो अगर कंपेयर करेंगे अब तो हमें क्या मिलेगा, पहला इक्वेशन आएगा के इक्वल्स टू, देखो हमारा वो था रेट इक्वल्स टू क्या था, के स्टार आर टी डिवाइड बाय एन एच ए बी, ये था, ठीक है। ये था हमारा आयरिंग भाई साहब का एजम्पशन किया हुआ, आयरिंग भाई साहब जो एजम्पशन किया था उसके हिसाब से रेट, ठीक है, रेट लो, एंड हमारा एक्सपेरिमेंटली रेट लो ये हो गया। अगर ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो के, इसको मान लो हम K2 देते हैं, ठीक है, क्योंकि ए बी लिया, मान लो इससे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो हम K2 लिया, ठीक है, मान लो इसको हम K2 ले लिया, ठीक है, रेट को जाने दो, तो K2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर K2 इक्वल्स टू इतना हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना। फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स हमें पता है क्या, थर्मोडायनामिक्स जिसे डेल्टा जी इक्वल्स टू आर टी एल एन क्या पता है, तो अगर डेल्टा जी स्टार ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर टी एल एन के स्टार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा जी स्टार फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इन गोइंग रिएक्टेंट टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया डेल्टा जी स्टार, ठीक है। डेल्टा जी फ्री एनर्जी होता है, स्टार लगा देंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें के स्टार चाहिए, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए ये जो डेल्टा जीरो हो गया, ठीक है। और क्या होगा, के स्टार का वैल्यू क्या निकल के आएगा, एक्सपोनेंशियल ई टू दी पावर, सॉरी एक्सपोनेंशियल तो ये है ई टू दी पावर माइनस डेल्टा जी, डेल्टा स्टार जी नॉट डिवाइड बाय आर टी, ठीक है, ठीक है। तो फिर हमें क्या पता है, और एक इक्वेशन गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा स्टार एस नॉट, ठीक है। तो मैं नॉट लगा दो, जो पहला इक्वेशन था वहां पे भी लेट नॉट लगा दो, ठीक है, हो गया। तो अगर अब सॉल्व करेंगे तो के स्टार इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट के डेल्टा स्टार जी नॉट के प्लेस में हमें क्या पुट करना है, अब इसका वैल्यू पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस ये क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स माइनस टेम्परेचर इनटू स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिवाइड बाय आरटी, ठीक है। अगर एक्सपोनेंशियल इसको अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर ऑल कर देंगे तो हमें मिल गया
क्योंकि यहाँ पे टी टी कैंसिल हो गया। देखो ई टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा स्टार जी नॉट डिवाइड बाय आर टी इंटू ई टू दी पावर डेल्टा एस स्टार डिवाइड बाय आर, क्योंकि यहाँ पे टी था टी टी कैंसिल। समझ में आएगा, ये हो गया हमारा के स्टार। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू हमें क्या मिलेगा, तो K2 इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा। अरे K2 इक्वल्स टू हमने लिखा था K2 इक्वल्स टू RT बाई NaH, ठीक है, इनटू K स्टार। ठीक है, अब K स्टार का वैल्यू इतना हमें मिल चुका है। ठीक है, K स्टार का वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो क्या हो गया RT बाई NaH एक्सपोनेंशियल e टू द पावर माइनस डेल्टा स्टार डिवाइड बाय RT इंटू ई टू द पावर माइनस डेल्टा स्टार डिवाइड बाय R। ठीक है, अब क्या पता, अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा। अब आरएनएस इक्वेशन के साथ इसको थोड़ा कंपेयर कर लेंगे। आरएनएस इक्वेशन क्या पता है हमें, K2 इक्वल्स टू ए टू द पावर ए ई टू द पावर माइनस ई बाई आर टी। ठीक है, अगर इसको हम एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स में हमें क्या मिला था, K2 इक्वल्स टू इतना मिला था। ठीक है सर, हमें क्या पता है डेल्टा जी का वैल्यू हमें क्या पता है, ये भी पता है डेल्टा जी का वैल्यू, डेल्टा एच का वैल्यू थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा यू प्लस डेल एन आर टी। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल एन की जगह डेल न्यू ले लिया मैंने। ठीक है, हो गया। तो फिर और डेल्टा एच के प्लेस में हमने ये वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो K2 इक्वल्स टू इतना आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। तो वी हैव ln K2 बाय K स्टार, ठीक है, इक्वल्स टू ln A बाय K नॉट माइनस E बाय RT। तो d ऑफ ln K2 बाय K स्टार dt इक्वल्स टू E बाय RT स्क्वायर। ठीक है, ये आरएनएस इक्वेशन से हमें पता चल गया। ठीक है, अब अगर अब उसको हम इक्वल कर देंगे, मतलब इक्वेटिंग इक्वेशन 2, तो अब इक्वेशन 2i हमारे क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। देख लो ln K2 बाय K स्टार K नॉट इक्वल्स टू ln R बाई NaH, ये क्या है यूनिट। ठीक है, प्लस, ठीक है, हो गया। तो K नॉट रिप्रेजेंट द यूनिट K इन मोल इनवर्स DMQ सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, अरे सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो देखो इक्वेटिंग 2i एंड iv को अगर इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनल वैल्यू, ये मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया अभी, ये मिल गया हमें फाइनल वैल्यू। यहाँ पे देखो क्या था, ये था इक्वेशन E बाई आर टी स्क्वायर 1 बाई टी डेल्टा यू नॉट बाई आर टी स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन 2 थर्ड आई एंड IV को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, E इक्वल्स टू आर टी प्लस डेल यू स्टार। ठीक है, तो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये था हमारा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल 1 माइनस ये होगा एक्सपोनेंशियल माइनस E बाई आर टी। ठीक है, हाँ जी चल बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी खुशी में। कॉलिजन थ्योरी, ये था हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ठीक है, और देखते हैं कॉलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर गैसियस रिएक्शन। कॉलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर गैसियस रिएक्शन एम्स एट क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू पोस्टुलेट। इन्होंने क्या किया, द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म ओनली व्हेन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम क्लोज एंड कोलाइड विथ ईच अदर। तो इनका कहने का मतलब कॉलिजन थ्योरी ने क्या किया, प्रोडक्ट कब फॉर्म होगा, मान लो 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, वो दोनों प्रोडक्ट कब देंगे, जब वो पास में आएंगे एंड दोनों के बीच कोलाइड होगा। ठीक है, कोलाइड ईच अदर। एंड सेकंड पोस्टुलेट क्या था, ओनली दोज कोलिजन आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट व्हिच सैटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक्टिवेटेड सॉरी हमारा जो क्या था कॉलिजन थ्योरी में क्या बोला था, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होता है, मान लो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, मान लो A B है, उन दोनों के बीच कॉलिजन होगा, पहले वो दोनों कोलाइड करेंगे। ठीक है, वो दोनों कोलाइड में कौन सा इफेक्टिव कॉलिजन होगा, जो हमारा कोई सैटिस्फाई क्राइटेरिया ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड हमारा स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। ठीक है, इफ मॉलिक्यूल आर कंसीडर्ड टू बी रिजिड हार्ड स्फीयर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन देन फॉर्म द बायोमोलिकुलर एलिमेंटरी रिएक्शन। ओके, AA गिव्स प्रोडक्ट द नंबर ऑफ कॉलिजन, पहले देखते हैं, मान लो AA गिव्स प्रोडक्ट क्या, द नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय क्या होगा, देखो एक फॉर्मूला है
जेड ए नंबर ऑफ कॉलिजन जेड ए पर यूनिट टाइम 1/√2, ठीक है, पाई सिग्मा स्क्वायर बार एन स्टार, ठीक है। ये क्या है देखते हैं, एवरेज स्पीड। हमारा जो सिग्मा था ये डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल ए एंड बी, रिप्रेजेंट द क्लोजनेस ऑफ अप्रोच फॉर द मॉलिक्यूलर कोलिजन। यू ये क्या होगा, ये अपना ये म्यू, अरे म्यू नहीं, ये यू बार क्या है, एवरेज स्पीड। अपने गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वेसल एंड एवरेज स्पीड इज गिवन बाय, तो ये समझ में आएगा, ये हो गया डायमीटर, ये हो गया एवरेज स्पीड, एन हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड अगर आपका याद नहीं है, हमें पढ़ा था 8 kBt डिवाइड बाय पाई ma, ठीक है। ये था हमारा गैसीय स्टेट में, ठीक है। एवरेज स्पीड हमारा एक था रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड, जिसको यू एवरेज, यू एमपी, यू मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, हाँ, यू एमपी एंड यू आरएमएस बोलते थे, ठीक है। तो वही एवरेज स्पीड यहाँ पे आ गया, तो उसका वैल्यू क्या है 8 kBt बाई पाई ma, ठीक है। kb क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, t एब्सोल्यूट टेम्परेचर, पाई तो पाई इसका वैल्यू क्या है 3.141, ठीक है, एंड ma क्या है, मास ऑफ हमारा जो a दिया है, ठीक है। फॉर जनरल एलिमेंटरी प्रोसेस ये होगा ए गिब्स प्रोडक्ट। अगर जनरल ए बी गिब्स प्रोडक्ट लेगा तो क्या होगा, तो जेड ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, देखो जेड ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई वो था सिग्मा एरो स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा ए बी आ गया 8 kBt, मैंने वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ तुम यू बार भी लिख सकते हो। वहां पे क्या था, एन ए स्टार स्क्वायर था ना, लेकिन यहाँ पे वहां पे ए था, यहाँ पे एन एन बी, ठीक है, समझ में आ गया। सिग्मा ए बी इज द क्लोजनेस, ठीक है, पता चल गया। सिग्मा ए बी का वैल्यू क्या है, देखो ये जो सिग्मा ए बी का वैल्यू हाफ हो गया, हाफ सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, ठीक है। यू इज रिड्यूस्ड मास, म्यू इज रिड्यूस्ड मास एंड इज गिवन बाय म्यू इक्वल्स टू क्या है, एम ए एम बी डिवाइड बाय एम ए प्लस एम बी, एंड ये तो हो गया हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कौन सा म्यू सर, किस म्यू की बात कर रहा, अरे ये म्यू, जब देखो जब ए था सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल था, तो अब हम एवरेज स्पीड क्या लिख रहे, 8 kBt डिवाइड बाय पाई ma, ठीक है, ये लिखा था उसका √2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आ गया ए बी, तो इसीलिए ये ma के प्लेस में हमारा रिड्यूस मास आ जाएगा म्यू रिड्यूस मास क्या होगा, मास ऑफ ए इंटू मास ऑफ बी डिवाइड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ठीक है, समझ में आ गया, कंफ्यूज हो रहा है शायद, चलो। फिर द मैक्सिमम पॉसिबल रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, माइनस डी एन ए बाई डी टी मैक्स इक्वल्स टू जेड ए बी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं पाई सिग्मा स्क्वायर ए बी, सारे वैल्यू आई कर दिया, ठीक है। तो द अमाउंट्स ए एंड बी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी रिलेटेड टू एन स्टार एंड एन बी स्टार गिवन बाय ए इक्वल्स टू क्या होगा, एन स्टार बाय एन ए एंड बी इक्वल्स टू एन स्टार बाय एन बी। एन ए क्या होगा, जो ये वाला एन है, ये वाला, ये आबू वैल्यू नंबर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये एन एंड ये एन, ये है नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ बी मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, एन ए एंड एन बी स्टार, ठीक है। सिर्फ एन ए क्या है, आबू वैल्यू नंबर, अगर उसको डिवाइड कर देंगे तो ए मिल जाएगा हमें, ए का कॉन्सेंट्रेशन एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अब माइनस डी ए बाई डी टी मैक्सिमम क्या होगा, K2AB, ठीक है, तो A का कॉन्सेंट्रेशन हमें मिला, B का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू हमें मिल गया, तो सारे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा K2 1/Na, ठीक है, Na स्टार इंटू NB स्टार। तो कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन 2i एंड 2i की कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला वैल्यू मिल गया, जी सर। ये Na क्या है, ये Na क्या है, यहाँ पर ये Na हमारा आबू वैल्यू नंबर, Na स्टार होता है तो नंबर ऑफ Na मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है, लेकिन Na मतलब ये हमारा आबोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो आज का क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हमारा एंजाइम कैटालिसिस के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए हम यही क्लास को आज खत्म करते हैं।